हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन में हमारा आज का टॉपिक रहेगा सीसीई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसकी फुल फॉर्म होगी। फुल फॉर्म आप सबको पता भी होगी, बट हिंदी में भी एक बार देख लीजिएगा जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, और बहुत फ्री है आपके लिए, बिल्कुल ही। ठीक है, तो आप फ्री में इतना काम तो कर ही सकते हैं जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये हो गई पहली बातें। दूसरी बात, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज लास्ट में कई बार आप रेफरेंसेस पूछते हैं ना, तो अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है इस टॉपिक के बारे में तो ऑथेंटिक सोर्स भी मैं आप लोगों को बता दूंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो एक बार सुन लीजिए। ठीक है जी। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो बहुत सारी पॉलिसीज जो है ना, उन्होंने रेकमेंड की स्कूल बेस्ड सिस्टम को कि आपके पास एक इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए। ओके, सो वो चीज रेकमेंड तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स ने की थी, जैसे 1986 की पॉलिसी ने भी रेकमेंड की थी। उसी का जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया उसमें भी इस बारे में बात हुई कि इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए। बट इसको मैंडेटरी कब बनाया गया ये आपको याद होना चाहिए। इसको मैंडेटरी सेक्शन 29(2) ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी आरटीई एक्ट 2009 के अंडर सेक्शन 29 के दूसरे भाग में इसको क्या बना दिया गया, मैंडेटरी यानी कंपल्सरी कर दिया गया। इन्होंने बोला कि ये इफेक्टिव और पोटेंट साबित होगी किसके लिए, टीचर्स, पेरेंट्स, गार्जियंस या फिर चिल्ड्रन, सब लोगों के लिए। जो लर्निंग और डेवलपमेंट में चीजें हैं उनमें मतलब क्या क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, इंप्रूवमेंट हो सकता है, उन सब के लिए जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि ये आरटीई 2009 का जो एक्ट था हमारा, उसके तहत इसको मैंडेटरी किया गया सीसीई को। कौन से सेक्शन में मेंशन था, सेक्शन 29 सेकंड। आरटीई एक्ट मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, उसमें बीच में आई थिंक वॉइस का इश्यू है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, मैंने भी देखा, बट वो चीजें आप सुन रहे होंगे तो वो कंप्लीट वीडियो आपके लिए इनफ है जब आप आरटीई 2009 का एक्ट पढ़ेंगे। प्लस मैंने कुछ एक जो है आपकी केवीएस की जो प्लेलिस्ट है उसमें कुछ एक क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज प्रैक्टिस की वीडियोस डाली हैं, जिसमें लर्निंग के डेवलपमेंट के आरटीई एक्ट के या पॉलिसीज के काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें है, तो वो क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा। सो कॉन्टिन्यूअस, दो बात कर लेते हैं सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूअस की। तो जो कॉन्टिन्यूअल एस्पेक्ट है हमारा असेसमेंट का लर्नर की, तो वो क्या कर रहा है कि वो प्रोग्रेस कितनी हो रही है बच्चे में ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी में हम वो चीजें चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में चेक कर लिया फिर 4 महीने छोड़ दिया, लास्ट में एग्जाम ले लिया, ऐसा नहीं है। सो कॉन्टिन्यूटी में हम जो ग्रोथ हुई है बच्चे की, प्रोग्रेस हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, उसको मेजर करने का, उसको इवेल्युएट करने का ट्राई कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन की, दो टाइप हो गए ना, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। सो कॉन्टिन्यूअस का क्या पार्ट रहेगा, कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन क्या है, एक तरीके से फॉर्मेटिव है नेचर में, स्कूल बेस्ड है। कौन करेगा इसको, टीचर्स जो है वो कैरी आउट करेंगे, बिकॉज टीचर ने जो समझाया नहीं समझ आया तो वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करके देखेंगे। पर्पस ऑफ कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन इज मेनली इंप्रूवमेंट इन लर्निंग। तो पर्पस क्या है इसका, ऑब्वियसली इंप्रूव करना चाह रहे हैं आप लर्निंग को, फीडबैक जो है वो यहाँ पे मिल सकता है अच्छे से। और ये जो फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, ये इवेल्युएशन मैं लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। सो आई होप आपको वो क्लियर हुए होंगे। सो उसमें भी मैंने पर्पस करवाया था आपको, या फिर जो उसकी लिमिटेशंस हैं इवेल्युएशन की वो भी बताई थी। कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन क्या रहेगा जी, इनफॉर्मल रहेगा, इनफॉर्मली कैरिड आउट किया जाएगा, जैसे हमने बताया, क्योंकि ये फॉर्मेटिव है ना, और फॉर्मेटिव को हमने इनफॉर्मल बोला था, समेटिव को हमने फॉर्मल बोला था। देन है मल्टीपल टेक्निक्स जो है इवेल्युएशन की यहाँ पे यूज की जाएंगी। अब ये टेक्निक्स नॉट ओनली इंक्लूड रिटन टेस्ट बट ओरल टेस्ट, क्विज, असाइनमेंट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने लिखा हुआ टेस्ट ले लिया, रिटन टेस्ट लिया, वही जो है इंक्लूड माना जाएगा, क्योंकि अगर सिर्फ उसी को इंक्लूडेड आप मान रहे हैं तो वो तो फॉर्मल हो गया, क्योंकि लास्ट में समेटिव में तो आप रिटन ही करते हैं ना, रिटन टेस्ट ही होता है आपका, रिटन एग्जाम होता है, राइट। बट जब आप सब तरीकों को सब टेक्निक्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो एक तरीके से क्या हो गया जी, इनफॉर्मल हो गया। कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन इज बिल्ट इनटू द टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम एंड इज अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन फॉर अ टीचर। तो कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन मतलब टीचर कैसे वो लिखते हैं ना, पूरी की पूरी डायरी लिखते हैं, लॉग बुक में चीजें मेंशन होती हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। कॉन्टिन्यूटी में टीचर जो है वो इवेल्युएट करेंगे, इसीलिए ये जो कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन ये उनके डेली रूटीन का जो है वो पार्ट रहेगा, क्योंकि फॉर्मेटिव है। अब आती है टर्म कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव इंप्लाइज दैट इवेल्युएशन ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस इज कैरिड आउट इन बोथ
यानी किसमें, स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक दोनों एरियाज में चीजों को हम मेजर करेंगे, परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करेंगे। अब ये दोनों एरियाज में क्या क्या चीजें आएंगी, स्कॉलिस्टिक में एक तरीके से जो एकेडमिक चीजें हैं ना, मेजरली एकेडमिक, जैसे लैंग्वेज हो गई, साइंस हो गई, सोशल साइंस, वर्क एक्सपीरियंस या फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक या पेंटिंग, गेम्स या स्पोर्ट्स, ये चीजें भी इसमें कि आप कौन सा गेम खेल रहे हैं। ओके, ये मेजरली स्कॉलिस्टिक में बोला गया। बट फिर को स्कॉलिस्टिक में क्या होगा, तो को स्कॉलिस्टिक में ये 4-5 चीजें इन्होंने मेंशन की। एक तो लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड, सोशल वैल्यूज, को करिकुलर एक्टिविटीज, कई बार गेम्स जो है वो कंपल्सरी ना होके को करिकुलर में भी आते हैं। एस्थेटिक परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। सो ये 5 चीजें आप याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं कि को स्कॉलिस्टिक में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, या को स्कॉलिस्टिक को हम किस बेसिस पे जज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। तो इन 5 बेसिस पे हम जज करते हैं। अब जब स्कॉलिस्टिक की बात आई है तो एक थोड़ा सा फैक्चुअल चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। एक एकेडमिक ईयर को 2 टर्म्स में डिवाइड कर रखा, हम सबको पता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, तो 2 सेमेस्टर में या 2 टर्म्स में हमने डिवाइड कर दिया इसको। हर एक टर्म में क्या होंगे, 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट होंगे और 1 समेटिव होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं टेबल दिखाऊं आपको तो ऐसा कुछ बन जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 हो गई और 1 समेटिव असेसमेंट होगा दोनों टर्म के लिए। सो टर्म फर्स्ट में फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट रहेगा 10%, देन फॉर्मेटिव सेकंड का 10% और फाइनल असेसमेंट का क्या रहेगा जी, 30%। तो दोनों को ही, जो दोनों सेमेस्टर है उनको हमने 50-50% में इक्वली जो है डिवाइड कर दिया। यहां से 10% फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या हो गया 20 एंड देन समेटिव हो गया 30। टर्म 2 को अगर हम देखेंगे तो सेम 20% फॉर्मेटिव एंड 30% क्या हो गया समेटिव। बट ओवरऑल जब हम बात करेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है 40% यानी 20-20-40 और समेटिव असेसमेंट का पार्ट है जी 60%। तो ये 40-60 का रेशियो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन आता है जी नेचर क्या रहेगा, ये जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं। सो नेचर जो है सो कॉम्प्रिहेंसिव कि ये हर एस्पेक्ट को इंक्लूड करेगा। बच्चे के डेवलपमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में जो जो एस्पेक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए ये सभी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर रहा है। इट इंटीग्रेट्स असेसमेंट विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, एम्फसाइज कर रहा है किस पे, लर्नर की कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज पे, कि स्कॉलिस्टिक के साथ साथ को स्कॉलिस्टिक में भी चीजों पे फोकस ये कर रहे हैं। सीसीई एनकरेजेस एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू बी पॉजिटिव इन देयर एटीट्यूड। सो ये कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है वो क्या रहे, पॉजिटिव रहे एटीट्यूड में ना, ऐसा ना हो कि आप जो है नेगेटिविटी फैला रहे हैं या बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो वो सब चीजें यहां देखने को नहीं मिलनी चाहिए। इट एम्फसाइजेस द टीचर्स जजमेंट शुड बी मेड थ्रू एन ऑनेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल विदाउट बायसनेस। सो ऐसा ना हो कि टीचर का फेवरेट है तो उसको ज्यादा मार्क्स दे दिए या उसको ज्यादा फेवर कर दिया या ज्यादा अच्छी ग्रेड दे दी। सो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। टीचर का जो असेसमेंट है, टीचर जो जजमेंट कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, ऑनेस्टली होनी चाहिए और बायसनेस उसमें नहीं होनी चाहिए। इट ऑल्सो एनकरेजेस कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन। ये पेरेंट्स का जो बच्चों की क्या परफॉर्मेंस चल रही है वो टीचर से इंटरेक्शन जो है पेरेंट्स का, ये भी थोड़ा सा कंटिन्यू रखने की ये बात कह रहे हैं। CCE इज डेवलपमेंटल इन नेचर बिकॉज एम्फेसिस किस पे है, स्टूडेंट्स का जो लर्निंग है ना उसके ऊपर ओवरऑल क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, उसको इंप्रूव करने पे इसका फोकस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस अटेम्प्ट्स टू असेस वेदर डिजायरेबल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। तो इवैल्यूएशन तो हम तभी करते हैं ना जब हम देखना चाह रहे होते हैं कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चले थे उसमें क्या क्या चीजें हमें सही मिली है या क्या क्या चीजें हम अचीव कर पाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी जो है स्पीड थोड़ी ज्यादा लगती होगी, आई थिंक 1-2 के कमेंट्स आए हुए थे। तो स्पीड के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका यूट्यूब है उसमें ऊपर जाके जब वीडियो ऑन कर रहे हैं तो 3 डॉट्स मिलेंगे, वहां पे जाके आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं जी, अपने हिसाब से स्पीड को कम भी कर सकते हैं, जिनको कम लग रही है वो ज्यादा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, आई थिंक आप लोग सबको पता होगी। तो स्पीड की शिकायत मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हैं जो मेरी इस स्पीड के बावजूद भी 2x करके देखते होंगे, आई एम श्योर। ओके, सो स्पीड की टेंशन मत लीजिए, वहां से ठीक कर लिया कीजिए। ओके, चलिए अब है पर्पस क्या है, मतलब क्यों चाह रहे हैं हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो। तो ये किस पे एम्फसाइज कर रहे हैं, एज अ प्रोसेस इन प्लेस ऑफ एन इवेंट, यानी एक इवेंट की तरह नहीं, एक प्रोसेस की तरह हम इवैल्यूएशन को लेके चल रहे हैं। और ये प्रोसेस जो है वो हेल्प करेगा किसको, लर्नर को, पेरेंट्स को, टीचर्स को। कैसे हेल्प करेगा, ये रिड्यूस करेगा स्ट्रेस को, एंजाइटी को। एक तो आप लास्ट में एग्जाम ले रहे हैं, लास्ट में बच्चों को सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है, उनके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, इतना सारा सिलेबस उनको दिख रहा है। तो उसकी बजाय जब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा तो बच्चों का स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो कंपैरेटिवली
कम हो जाएगी। इट रिड्यूसेस द ड्रॉप आउट रेट एज देयर विल बी लेस फियर। अब यहाँ पे एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर कम है लर्नर्स के बीच कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो स्कूल में, तो जब डर कम है तो ड्रॉप आउट जो है वो कम हो जाएंगे कि बच्चा जो है स्कूल छोड़ के नहीं जाएगा। CC, greater focus is given on learning rather than conducting test and examination। तो learning पे ज्यादा फोकस किया है इन्होंने rather than कि आप हर हफ्ते या हर रोज जो है नया नया टेस्ट कंडक्ट करवाते रहे। ये लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, प्लस उसको कैसे इंप्रूव किया जा रहा है उस पे फोकस कर रहे हैं। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली जब हम स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट तो हो ही गया। CC is used an instrument of preparing लर्नर फॉर फ्यूचर लाइफ, कि कैसे आप जो है फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से इमोशनली फिट कैसे हो सकते हैं। ओके, क्योंकि सब चीजों पे फोकस हो रहा है ना, स्कॉलिस्टिक को स्कॉलिस्टिक, तो वो हर चीज पे, हर एस्पेक्ट के ऊपर फोकस हो रहा है। मेन पर्पस यही है कि बच्चे को एक अच्छी लाइफ देना, अच्छी लाइफस्टाइल देना, अच्छी थिंकिंग, और ताकि वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सोशली हर तरीके से बैलेंस्ड और एडजस्टेड फील करे। Then है जी, learners get more time to develop their interest, hobbies, personalities through CCE। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा मिल जाएगा। इट प्रमोट्स अ लर्नर फ्रेंडली एनवायरमेंट, जो कि स्टूडेंट लर्निंग को ज्यादा फोकस करेंगे, उसके मतलब स्टूडेंट ज्यादा सीख पाएंगे जब उनका फ्रेंडली एनवायरमेंट है, वो खुश है उस एनवायरमेंट में, तो ड्रॉप आउट भी नहीं होंगे और वो सीख भी ज्यादा पाएंगे। इट इक्विप्स स्टूडेंट्स विद ये जो लाइफ स्किल्स है ना, मतलब कैसे क्रिएटिवली आप सीखेंगे, कैसे डिसीजन मेकिंग आपकी सही होगी, तो उन सब चीजों के ऊपर भी ये फोकस करता है। और CCE जब को स्कॉलिस्टिक की बात करते हैं तो उसमें जो हमने 5 एस्पेक्ट पढ़े वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बाकी सब चीजों के कंपैरिजन में। 2010 से इन्होंने क्या किया जी, सब जगह लागू कर दिया। मतलब इन्होंने पहले छोटी क्लासेस में अप्लाई किया था इसको, मतलब लागू किया था इसको, जो हमारा CCE है, लेकिन बाद में क्लास 10th के लिए 2010 में इन्होंने 10th के लिए भी इस चीज को कर दिया। तो उसके बाद मतलब पहले इन्होंने प्राइमरी तक किया था, 5th तक, 1st to 5th, देन इन्होंने 6th to 8th किया, देन 9th क्लास में किया 2009 में, ठीक है, और 2010 में जाके इन्होंने 10th क्लास में भी इंक्लूड कर दिया। तो ओवरऑल सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे हो गई। Okay, so from the year 2010 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने CCE, किसमें, 10th क्लास में, विच इज एक्चुअली अ 9 पॉइंट स्केल ग्रेडिंग सिस्टम। अब कमाल की बात यह है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये 9 पॉइंट स्केल से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है कि 9 पॉइंट में क्या A से B C D कहां तक है ये स्केल्स, या क्या स्केल हैं, क्या इन पे ग्रेड है, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। इनका कहना था कि 5 सब्जेक्ट में से 4 ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स जो भी आप, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाइंग ग्रेड आपका होता है, तो आप नेक्स्ट लेवल में प्रमोट कर दिए जाएंगे। ये है जी वो ग्रेड्स, यानी A1 अगर आपको 10 ग्रेड पॉइंट मिल रहा है, दैट मींस 91 से 100 तक आपके मार्क्स हैं। देन A2, B1, B2, C1, C2 एंड D। तो अगर D तक आपके मार्क्स हैं, यानी 33% से ऊपर है, तो आप पास हैं एक तरीके से, बट अगर उससे नीचे है तो आपको वापस से एग्जाम देना पड़ेगा। इसको हम रीअपियर बोल देते हैं, कंपार्टमेंट बोल देते थे पहले। ओके, सो 2 इवेल्युएशन रहेंगे इन ईच, इन द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म एंड एग्जाम विल कैरी 20 मार्क्स, सेकंड टर्म एंड एग्जाम विल कैरी 40 मार्क्स। तो वही उसका वही जो मैंने परसेंटेज आपको बताई थी, कितनी परसेंटेज बताई थी मैंने आपको, 40% आपकी फॉर्मेटिव रहेगी, 60% आपकी क्या रहेगी, समेटिव रहेगी। ओके, तो ये मार्क्स में मत कंफ्यूज होइएगा, बेशक इसको छोड़ दीजिएगा, ये 40-60 ध्यान रखिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट की हम बात कर ही रहे हैं। देयर विल बी 1 टर्म एंड एग्जाम फॉर ईच टर्म, हर टर्म के लिए एक एंड टर्म होगा और 2 इवैल्यूएशन वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर आप E1 या E2 ग्रेड आता है तो विद इन अ मंथ, ये कमाल की बात है कि विद इन अ मंथ वापस से एग्जाम लिया जाएगा, ताकि पूरा का पूरा साल वेस्ट ना हो। और अगर विद इन अ मंथ जब आप एग्जाम ले रहे हैं और बच्चा पास हो जाता है, तो वो भी बाकी बच्चों के साथ उसी टाइम पे, उसी दौरान, उसी साल में अगली क्लास में जो है वो प्रमोट किया जा सके। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि कब जो है वो बच्चों का एग्जाम लिया जाता है। बोर्ड नाउ ऑल्सो एड्स, इन्होंने CGPA भी इंक्लूड कर दिया इन द स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस, सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये अलग अलग जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उनके नाम हैं, जैसे ये रहा, रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट इज नाउ डिक्लेयर्ड इन 2 कैटेगरीज। एक तो है एलिजिबल फॉर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट और एक है एलिजिबल फॉर इंप्रूवमेंट। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि आप जो है फेल हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट जो है वो आपको, उसके लिए आप एलिजिबल है कि आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। So the board will not declare compartment या fail, ठीक है, क्योंकि fail एक बार जब टैग लग गया, that means कि आपकी क्या चीजें हो रही हैं, डिसकंटिन्यू हो सकता है।
कि कम मार्क्स आए और आप फेल हो गए और डिसकंटिन्यू हो गए, तो उसकी बजाय ये एलिजिबल फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। ये दोनों फुल फॉर्म्स जो हैं वो याद रखिएगा, QUAL और EIOP। Candidates will now get 5 chances to improve their performance without having to repeat a year। तो 5 चांसेस यहाँ पे बच्चे को मिलेंगे। ठीक है जी। सो ये था CCE। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा। ओके ओके ओके। और हाँ, मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड रुकिए। ये जो चीज है, जब आप क्या करेंगे, मैंने आपको एक लिंक दिया है आप डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक जब आप देखेंगे तो उस लिंक पे आपको ये चीजें मिलेंगी, यानी जो एक कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इससे रिलेटेड गाइडलाइंस, यानी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों में मिलेंगी। तो हिंदी वाले बच्चे ये डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। जब आप इंग्लिश पे या किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन गाइडलाइंस। अब आपको करना क्या है, इसमें जो थोड़ी बहुत रीडिंग आप लेना चाहें तो इनिशियली जो इन्होंने स्टार्टिंग की चीजें बोल रखी है ना, ये अबाउट द डॉक्यूमेंट, ये चीज पढ़ सकते हैं। प्लस मेरा सजेशन आपको रहेगा कि यहाँ पे जो येलो बॉक्सेस दे रखे ना, इस तरीके के येलो बॉक्सेस आपको इस डॉक्यूमेंट में मिलेंगे, तो एटलीस्ट वो येलो बॉक्सेस आप पढ़ लीजिए। ओके क्योंकि इन येलो बॉक्सेस में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, या जैसे रुब्रिक क्या होता है, लॉग बुक क्या है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने मेंशन की हैं। तो एटलीस्ट ये येलो बॉक्सेस जहां भी आपको दिखे, एक बार वो पढ़ लीजिएगा। इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो चीज भी आप यहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and this was all about today. Thank you.